हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के आने वाली आगामी परीक्षा के लिए नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं और आज उस सवालों को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और गांधी जी चंपारण में आके जो यहाँ नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी सहायता के लिए उन्होंने 1917 में सत्याग्रह किया था। एक फैक्ट यहाँ याद करते हुए चलेंगे कि 1916 में लखनऊ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के एक व्यक्ति जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर गांधी जी बिहार आए थे और तीनकठिया प्रथा जो चलती थी कि 1 बीघा, जिसका मतलब होता है 1 बीघा में 20 कट्ठा और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो नील की खेती करने से जमीन जो है वो खराब हो जाता था और उपज नहीं हो पाती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की थी? नेपोलियन ने नागरिक संहिता 1804 में लागू की थी। नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना और पूरे यूरोप को जीतने की जब उसके मन में महत्वाकांक्षा हुई तो 1804 में अपने देश के नागरिकों के लिए उसने एक सिविल संहिता लाई थी, नागरिक संहिता लाई थी, नियम कानून लाए थे। नेपोलियन के शासक बनने के बाद बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, जैसे कि बर्थ प्रिविलेज, जन्म के आधार पर मिलने वाली विशेषताएं खत्म हो गई। मेरिट यानी कि आपके गुणों को तवज्जो दिया जाने लगा और भी बहुत सारे विकास हुए, बैंक के विकास हुए, स्कूलों कॉलेजेस का विकास हुआ। तो ये नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन का नागरिक संहिता 1804 में आया। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी जिसका नेतृत्व उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक। 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम था ड्यूक मेटरनिक और प्रशिया के चांसलर, से प्रशा भी बोलते हैं, तो प्रशिया के चांसलर का नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ये 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। 1815 में ये हुआ था। उसके बाद बुर्बो वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ये मुख्यतः स्पेन के निवासी थे। अगला प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसे शॉर्टकट टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने 1907 में की थी। याद रखने के लिए जिस दिन को किया था, ये 26 अगस्त 1907 का दिन था और आज 3 मार्च है और आज के दिन जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का 182वां जन्म दिवस भी है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में 72 लोगों के साथ कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है किसी भी वस्तु का बृहद पैमाने पर उत्पादन होना। बहुत सारे फैक्ट्री खुल गए थे और बहुत सारे फैक्ट्री में बहुत अधिक माल का उत्पादन होने लगा था। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। भारत से कच्चे माल का आयात किया जाता था, इंग्लैंड में उसे फैक्ट्रियों में बनाकर फिर से दुनिया भर के बाजार में बेच दिया जाता था, जिससे इंग्लैंड की कंपनियों को बहुत अधिक मुनाफा मिलता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। साथ में ये आंकड़े को, इस फैक्ट को भी आप याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये मर्चेंट नेवी का सर्टिफाइड नाविक था। इसी गैरिबाल्डी ने, इन्हीं ने इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने काउंटर डी कावर का नाम सुना होगा, आपने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का नाम सुना होगा, उसी सत्र में आपने मेजनी का भी नाम सुना होगा और गैरिबाल्डी का नाम भी सुना होगा। तो इटली के एकीकरण में ये चार लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिस व्यक्तित्व का नाम है वो था गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने 1869 ईस्वी में की थी। याद करने के लिए आपको एक आंकड़े देता चलूं कि 2 अक्टूबर 1869 को ही महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। उसी वर्ष वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया गया था। बारदोली एक छोटा सा गांव है गुजरात नाम के राज्य में। गुजरात राज्य का छोटा सा तालुका था बारदोली। 1928 में अंग्रेजों ने भू राजस्व का मतलब होता है लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स को बढ़ा दिया गया था। तो उसी के विरोध में किसानों का और मजदूरों का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का मतलब होता है कम्युनिज्म रूल। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। 1917 के रूसी क्रांति के बाद, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, 1917 में आपने व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी और रूस के क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में। बेगूसराय में ये झील स्थित है और ये एक तरह का गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब होता है ऑक्सबो लेक। ये इस तरह से निर्मित होता है। नदी का पानी, बाढ़ का पानी जब बाढ़ के दिनों में तेजी से आता है तो ये वाला इलाका, इसमें तलछट जमा हो जाता है और इस तरह से ये अलग रह जाता है। तो इस वाले इलाके में पानी होने से ये झील के रूप में बाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्वरूप देखने में बैल के खुर जैसा होता है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहते हैं। तो गोखुर झील है बेगूसराय में, कांवर झील, और ये बहुत बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अगर हम पृथ्वी को 4 हिस्सों में इस तरह से बांटते हैं तो 3 हिस्से में जल ही जल है, सिर्फ एक हिस्से में भूमि होगा। तो पानी की अत्यधिक उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण बिहार अपने सूखे के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बहुत अधिक नदियों के आवागमन से, हिमालय और नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बाढ़ अधिक आता है। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार सूखे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न,
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था जब भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं डैम बनाई जा रही थी। भारत में कई डैम हैं, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल। चावल खरीफ फसल है। गेहूं, सरसों और मटर ये रबी फसल है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो बरसात की शुरुआत से जून जुलाई के महीने में बारिश के शुरू होते ही गर्मी के दिनों में जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं और जाड़े के दिनों में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। तो गेहूं, सरसों, मटर ये रबी फसल के उदाहरण है। चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, याद रखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, आप लोगों ने जरूर खाया होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। यह 1962 में बनना शुरू हुआ और 1969 से यह काम करना आरंभ कर दिया। भारत में 7 परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। याद रखेंगे 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि आधारित उद्योग का मतलब होता है वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से आता है। तो जूट कृषि से आता है, चीनी गन्ना कृषि से आता है, सूती वस्त्र कपास कृषि से आता है, पर सीमेंट जो है वो खनन से आता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, ब्रोमीन। तो सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये खनन आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप भारत में, माफ कीजिएगा, बिहार में जमालपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 को की गई थी। ये बहुत ही प्राचीन रेल वर्कशॉप है। ये जमालपुर बिहार में स्थित है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है वैसा राष्ट्र जहां पर सिर्फ एक दल है, जिसमें चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक दल है। द्विदलीय व्यवस्था मतलब वैसा मुल्क जहां 2 दल हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, वहां 2 दल हैं। एक का नाम है लेबर पार्टी, दूसरे का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, वहां भी 2 पार्टी है। एक का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आपने सुना ही होगा, बिडेन वहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और इस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण, सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार का मतलब होता है वैसी सरकार जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकारें हों, जैसे कि केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, जिसमें विकेंद्रीयकरण हो। तो
तो अमेरिका में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और भारत के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क या फिर 329 ए तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? याद करने की कोशिश कीजिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी और इसे महागठबंधन की सरकार कहा गया था। परंतु 2020 में ये परिस्थिति नहीं है। 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे राजग भी बोलते हैं। राजग का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो अभी बिहार में जो सरकार बनी हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस जनता दल यूनाइटेड प्लस हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्लस विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। तो इन 4 पार्टियों के अलायंस यानी कि 4 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बिहार में 2020 के चुनाव के बाद बनी है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। और उदाहरण के लिए आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई। 2015 को नीति आयोग की स्थापना होने के बाद प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 प्रमुख बातें होती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह। दूसरा परिप्रेक्षा जिसे रेफरेंडम बोलते हैं। तीसरा प्रत्यावर्तन जिसका मतलब होता है अपने प्रत्याशी को वापस बुलाना। और चौथा पहल, यानी देश की जनता सरकार को कानून बनाने के लिए पहल कर सकती है, प्रेरित कर सकती है। जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी मुद्दे को लेकर वोट करना, हाँ या ना में। परिप्रेक्षा का मतलब होता है किसी मुद्दे को लेके हाँ या ना करना। दोनों में बहुत ही बारीक सा अंतर है, एक कानून बनाने के लिए होता है और दूसरा किसी अन्य मुद्दे को लेकर होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 तरीके के होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में पहला होता है राष्ट्रपति जहां प्रमुख होता है और दूसरा संसदीय प्रणाली जहां पर होती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संसदीय प्रणाली का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता इन 4 में से कौन है? तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में खास करके दिल्ली के बॉर्डर के पास किसानों का आंदोलन चल रहा है और आपको एक नाम बड़ा ही कॉमन लग रहा होगा, वो होगा राकेश टिकैत। ये राकेश टिकैत जी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। चौधरी चरण सिंह जी ने इसकी स्थापना 1 जुलाई
1978 को की थी और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद अब राकेश टिकैत जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो महेंद्र सिंह टिकैत प्रमुख नेता हैं। अगला प्रश्न, इसे राकेश टिकैत जी के नाम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जी की तो मृत्यु हो गई है, तो राकेश टिकैत अब सही होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ऐतिहासिक गांधी मैदान से किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सरकार के विरुद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता दल नहीं है, जनता दल यूनाइटेड भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इसमें से राष्ट्रीय दल है। तो इसका प्रश्न थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए था, तो इसका उत्तर बहुजन समाज पार्टी होगा। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये इसमें से ऑप्शन नहीं होगा। भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, क्योंकि इसी दिन 1962 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जिन्हें JFK के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों को एक नया आयाम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर होगा। भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कोपरा एक्ट COPRA 1986 को पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसे बोलते हैं। अब इसका संशोधन भी कर दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के जिस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो पटना है, दूसरा बेगूसराय है, याद रखिएगा। बेगूसराय दूसरा है, पहला पटना है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों? कुल आय, कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर हम विभाजित करते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। अगला प्रश्न, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा, यानी कि मनी। पैसे से आप किसी भी वस्तु का लेन देन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति का मतलब इस तरह से NITI याद रखेंगे दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग के 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग में एक CEO का भी पद होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये अभी कौन है? अमिताभ कांत। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला सवाल है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो हॉलमार्क का प्रयोग सोने के आभूषण के लिए किया जाता है। BIS हॉलमार्क, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और भारत में हॉलमार्क 4 तरह से दिए जाते हैं। इसे इस तरह से समझिए, 95.8, 91.6, 87.5 और 75.0। जैसा कि आप जानते हैं, सोना
जो होता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और 95.8 का मतलब हुआ अगर आप कोई आभूषण खरीद रहे हैं तो उस आभूषण में 23 कैरेट सोना है 24 के अंदर। अगर आप 91.6 का सोना खरीद रहे हैं तो उसमें 22 कैरेट मौजूद है। 87.5 का मतलब 21 कैरेट है, और 75.0 का मतलब उसमें 18 कैरेट शुद्ध सोना है, बाकी उसमें मिलावट की गई है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, सर्विस सेक्टर को कहा जाता है। सर्विस सेक्टर मतलब प्रोफेशन, शिक्षा, सेवाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के लोग जो अपनी सेवा प्रदान करते हैं तृतीयक क्षेत्रक कहलाया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में लोग कम होते हैं पर देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक का योगदान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, कौन बीमारू राज्य नहीं है? आइए बीमारू का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, BIMARU। बीमारू शब्द को, इस एक्रोनिम को 1980 ईस्वी में आशीष बोस नाम के एक व्यक्ति के द्वारा क्वाइन किया गया था, जिसमें BI का मतलब था बिहार, M का मतलब मध्य प्रदेश, R का मतलब राजस्थान और U का मतलब यूपी था। तो ये वो राज्य थे जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे और जिसमें गरीबों की संख्या बहुत अधिक थी। अभी बिहार का सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा का नंबर आता है, अपने बिहार का नंबर आता है, मध्य प्रदेश भी बिहारू राज्य है, कर्नाटक बिहार बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? द्वितीयक का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, सेकेंडरी, SECONTARY। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में होता यह है कि जो भी वस्तु हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिली है उसे हम अत्यधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से यदि हमें गेहूं प्राप्त हुआ है तो हम उसे बिस्किट में परिवर्तित कर देते हैं। यदि प्राथमिक क्षेत्र से हमें लोहा प्राप्त हुआ है तो उसे हम पंखे में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हमें तांबा प्राप्त हुआ है तो उसे हम बिजली के तार बना देते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुई। वैसे तो ये RBI एक्ट 1934 से अस्तित्व में आया, पर ये 1 अप्रैल 1935 को काम करना शुरू किया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि देश की जितनी भी धन से संबंधित बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सभी मुंबई में ही है। जैसे कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नाबार्ड का हेडक्वार्टर NABARD जिसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अभी देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। सरकारी क्षेत्र का, हमारे पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। इवन हमारे देश के बैंकों को मॉनिटर करने वाली संस्था RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुनामी किस स्थान पे आता है? सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी
समुद्र में आता है। अगला प्रश्न है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जाहिर सी बात है ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए जहां वो पानी से बच सकते हैं। अगला प्रश्न, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़े से अटपटे टाइप के प्रश्न हो सकते हैं आपको अचंभित करने के लिए। आपको ऐसा लग सकता है कि महासागर में तो सुनामी आती है, पर तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं और इस भूकंप के वजह से सुनामी आ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका सही उत्तर भूकंप होगा। अगला प्रश्न, आग से जलने की स्थिति में जले उस स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? यहाँ आगा नहीं, यहाँ आग होगा, माफ कीजिएगा। तो आग से जलने पर सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद अगर अधिक जल गया हो तो अस्पताल भी पहुंच जाना चाहिए इलाज के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, जो हमेशा विस्फोट हो जाए, हमेशा जिसमें उद्गार होते रहे। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है, याद रखेंगे दोस्तों, बैरन आइलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अवस्थित है। निष्क्रिय का मतलब होता है सुसुप्त, निष्क्रिय ज्वालामुखी या इसे सुसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं, जो कभी फटा था, अभी ये नहीं फटा है, मगर भविष्य में कभी भी इसके उद्गार होने की संभावना है, तो उसे डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है वैसा ज्वालामुखी जो कई हजार वर्ष पहले फटा और अब इसके उद्गार होने की संभावना बहुत ही कम है। लुप्त प्राय ज्वालामुखी जैसा कुछ नहीं होता। ज्वालामुखी 3 प्रकार के ही होते हैं, माउंट फूजियामा, माउंट वेसुवियस, ये कुछ ज्वालामुखी के नाम हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़ प्रकृति के द्वारा होती है, भूकंप और सुनामी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह याद रखने के लिए आप इसे इस तरह से समझेंगे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तो ये था ही था, पर आप इसे हिंद महासागर भी याद रख सकते हैं। हिंद महासागर में यह सुनामी आई थी और यह सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी और जिस जगह पे आई थी वो जगह था सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया में यह सुनामी आई थी, जिसके वजह से 2 लाख से अधिक लोग काल के ग्रास बन गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कृषि सुखाड़ होता है, मतलब ये कैसे होता है? कृषि सुखाड़ तभी होता है जब जल का अभाव, पानी की कमी की वजह से कृषि नहीं हो पाती। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिकी के नाम से भी जानते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में हुआ है। और आखिरी प्रश्न है सुनामी किस स्थल पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है, और सुनामी शब्द जो है TSUNAMI, सुनामी एक जापानी शब्द है। ये जापानी शब्द है जिसमें टी साइलेंट होता है। आप टी सुनामी नहीं बोलेंगे, ये TSU का मतलब सुनामी कहा जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी के प्रश्न अगले क्लास में बहुत ही जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अध्ययन कीजिए। जय हिंद।